नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन फिर स्वागत करता हूं। साथी कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई में स्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो आज ही क्लास है सुपर 2020, ठीक है। ये 2020 सीरीज जो है किस किस के लिए है, ये जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ठीक ठाक क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें पर डे क्या है 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको जो लेवल का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट क्लास है मैथ की, और एकदम परफेक्ट होने वाली है। एक तरह से मॉक टेस्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं से आधारित उसके लेवल को आंकते हुए या आने वाले परीक्षाओं में जो संभावित प्रश्न है उनको लेते हुए ये क्लास रखी गई है। ठीक है, तो अब हम जो शुरू करेंगे वो जो शुरू करने वाले हैं आज जो इसका जो क्लास जो है आज की हमारी 2 क्लास है, क्लास 2 है। और इसमें जो क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे होने वाले हैं, सेशन काफी अच्छा रहेगा। और ये जो क्लास है सुबह 8 बजे चलती है डेली, और अभी 1 अक्टूबर से चालू हुआ है और सुबह 8 बजे डेली रूटीन रहेगा इसका। ठीक है, डेली संडे वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा डेली, अगर ये मतलब पूरा परफेक्टली डे बाय डे चलने वाला है। ठीक है, और बात करें किसकी के जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस की भी चल रही है और साथ में दिल्ली पुलिस का, तो बेटा दिल्ली पुलिस को भी कवर कर सकते हो। ये ना एक तरह से मॉक टेस्ट है, आपकी स्पीड को बूस्ट अप करने वाला है। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल शानदारी से करें, और आप हो सके तो कुछ कुछ नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो उनको नोट भी करते हैं, साथ साथ नोट करते चलें। कोई भी एक डायरी वगैरह या कोई भी एक कॉपी ऐसी होना है जिसमें कोई इंपोर्टेंट आपकी ट्रिक वगैरह है या कोई इंपोर्टेंट कंसेप्ट अगर आपको दिख रहा है तो वो सीधा उसमें आप नोट करें कि इस तरीके से सवाल इजी हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में। तो सभी साथी जो है एक बार शेयर कर दें सभी के साथ में, और बेटा क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और लगे कि हाँ भाई क्लास में दम है तो आप अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दें जो कि मैथ पढ़ने के इच्छुक हों। ठीक है, सिर्फ इच्छुक वालों के साथ करें, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती सभी के साथ कर दें। तो चलो भाई, क्वेश्चन है आपका 3√16। 3√16 साथ के साथ क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश भी क्या करें कि 3√16 अब जैसे आपने कॉपी पेन लेके तो बैठे होंगे आप, है ना, इस समय तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तो सुबह 8 बजे अपना कॉपी पेन तैयार रखें और उसके बाद में अपना क्वेश्चन लगाते चले साथ ही साथ। ठीक है, साथ में ये भी स्कोर बताएं अपना कि आपका स्कोर कितना आया, आज की क्लास में स्कोर कितना आया कमेंट करके बताओगे, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास देख ली बस इससे चल जाएगा। बेटा स्कोर बताना होगा 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो या कितने क्वेश्चन आपको नए देखने या नया तरीका देखने को मिला, वो सारी चीजें। तो बेटा √16 है, वो 3√16 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने क्या बोला था इस क्लास को शुरू करते समय कि मैंने बोला था कि हम जो ये क्लास करेंगे उसके साथ में क्वेश्चन जो करेंगे साथ में कुछ सारे कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो बेटा देखो 3√16 देखेंगे क्या, 3√16 अगर मैं इसको खोलता हूं तो 3 इंटू √16 क्या लिख सकता हूं मैं, 16 किसका स्क्वायर है, आप बोलो 4 का, तो 4 लिख लिया मैंने, तो 3 चौक 12 है। अब जो 12 है वो क्या है, 12 क्या है, अपरमेय संख्या है। बेटा बोलो अपरमेय संख्या तो नहीं है। ठीक है, अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, अपरमेय संख्या होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, बेटा काल्पनिक संख्या वो होती है जिसका रूट करो या स्क्वायर करो या कैसे भी लिखो, एक तरह से माइनस में नंबर आता है, वो हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या अपने आप पूर्ण होती है, ये पूर्णांक संख्या ये है। ठीक है, इसके बाद में जो अभाज्य संख्या है, बेटा 12 क्या अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि 12 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, तो अभाज्य तो नहीं हो सकती है। और ये सम भी है साथ में, सम क्या है, सम है 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, पहले का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, बोला गया कि बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और तथा 54 से 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। हमें ऐसी एक संख्या बतानी है जिसको मैं 12 से भाग दूं या 15 से भाग दूं या 20 से भाग दूं या 54 से भाग दे दूं, तो फिर भी हमेशा हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा जो शेष है वो 4 शेष बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन क्या करेंगे हम, जो दी गई संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं उन संख्या को निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो देखो 12 है, 15 है, 20 है और 54 है, क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा क्या निकालो इसे, 2 से करेंगे इसको 6 बार, 2 से जाएंगे 15 हो गया, 2 से करेंगे इसको 10 और 2 से करेंगे 27। फिर बेटा 2 से देंगे इसमें 3, 15, 5, 27 का 27 हो जाएगा। इसके बाद में अब 2 से जा नहीं रहा, 3 से देखें, 3 से देखिए 1,
ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। अब बेटा अब तो कुछ जाएगा नहीं ना, अब तो कुछ जाएगा नहीं, तो 3 से फिर देख लो, 1 5 5, या फिर सीधा 9 से ले लो, सीधा सीधा खत्म करो, 9 से लिया और ये 9 हो गया, ये फिर 5 से, ठीक है भाई, यहाँ पे सीधा सीधा खत्म। तो 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 तिया 180 तिया 540। अब यहाँ पे आपने क्या है कि क्या कर लिया, इनका एलसीएम निकाल लिया, क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब मुझे शेष कितना चाहिए, बोला शेष 4 चाहिए, कितना चाहिए, शेष 4 चाहिए। बड़ा जितना शेष चाहिए उतना इसमें ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 540 और 4 कितना हो जाएगा 544। जो आपकी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 544 बनने वाली है। जो संख्या जिसमें हम या 12 या 15 या 20 या 54 का अगर डिवाइड करता हूं तो 4 से बचे ऐसी संख्या कौन सी है, 544। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि 8 माइनस, बड़ा ब्रैकेट है क्या है, हाँ बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस के, फिर ब्रैकेट में -1 और ब्रैकेट बंद करके डिवाइड 2 बराबर ये बताना। ठीक है, ये संख्या लिख लेता हूँ, डिनोट कर लेता हूँ, कितना है 8 माइनस 5 माइनस 1। बेटा सवाल जो है काफी अच्छे हैं, और पेपर के अगर लेवल से देखा जाए तो पेपर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही देखने को मिलेंगे, कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको देखते हुए आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं अगर मैं क्वेश्चन मान चलो क्वेश्चन अगर एक वेरिएंट बताऊं मैं आपको कि क्वेश्चन का लेवल 10 है, अगर मैं आपको लेवल 9 के क्वेश्चन कराऊंगा तो बात नहीं बनने वाली। अगर मैं आपको लेवल 11 के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे एग्जाम का लेवल 10 है और मैं आपको लेवल 11 के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप आराम से लेवल 10 वाले सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो ये मोड में 2 है, माइनस मोड -3 और ये डिवाइड 3, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे पता करने के लिए, तो देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व कर लो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है भाई, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, आपको बोर्ड मास याद हो तो पहले बोर्ड मास यानी ब्रैकेट सॉल्व करना है, उस पर डिवाइड करना है ना। तो भाई ब्रैकेट है और डिवाइड और माइनस है, इसमें सभी और तो कुछ है नहीं है, ब्रैकेट डिवाइड और माइनस। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। बेटा क्या जाएगा, देखो 8 का 8 रहेगा जो करता हूँ। अब ये बड़ा ब्रैकेट हो जाए 5 माइनस के, अब देखो माइनस बाहर है माइनस अंदर, तो क्या बन के आएगा, प्लस बन के आएगा। तो प्लस के 1 और ये बड़ा ब्रैकेट और डिवाइड बाय 2 अपॉन में मोड के अंदर 2 है। तो मोड के अंदर मोड क्या कहता है कि मेरे अंदर चाहे माइनस का हो नंबर या प्लस का हो, वो क्या निकलेगा बाहर, प्लस का ही निकलेगा। जैसे 3 हमारा किसका है, माइनस का है, तो ये बाहर निकलेगा किसका, प्लस का निकलेगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है, तो 2 का 2 हो गया, माइनस लगा हुआ माइनस लगा दो, और ये -3 जो प्लस का ही बाहर निकलेगा, तो प्लस प्लस और प्लस माइनस हो गया, ये 3 हो गया और डिवाइड बाय 3। बात है इतनी समझ में। अब आगे देखेंगे कि 8 माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 अपॉन में 2 माइनस के अब मैं 3 का डिवाइड 3 से करूंगा तो कितना आएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 हो गया बराबर 8 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 का डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा इधर, अपॉन में 1 बराबर यानी 5 माइनस 3 यानी 5/1 बराबर के 5 से लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बेटा हम पता करेंगे, आप थोड़ा सा एक चीज समझाएंगे कि आप लोग एक चीज समझ लो कि मैंने ये चीज ना पहले करा चुका हूँ एक क्लास में, लेकिन आपको इस क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तरोताजा ये क्लास के आपको तरोताजा कर देगी, एकदम से फ्रेश कर देगी कि हाँ भाई आपने अभी अभी रिवीजन किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम करने वाले। तो बेटा देखो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बेटा यहाँ वर्ग की बात चल रही है, तो मैं एक बार वर्ग निकालने बताऊंगा आपको कि जैसे बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का कितना होता है, बेटा ये बोलोगे आप पता है हमें, बेटा पता है, फिर भी एक बार देखो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझ लो। 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 नीचे दिखेगा, ठीक है, और 9 का 81 और 10 का 100। बेटा बोलोगे ये तो सब कुछ नया था, हमने पहले ही पढ़ रखा था, चौथी 5वीं क्लास में यहाँ से भी पढ़ा था। लेकिन बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ देखेंगे
कि यहाँ पे देखेंगे जो संख्याएं हमारे लास्ट में इकाई अंक पे हैं उनको हम नोट करेंगे, एक तरीके से देखेंगे, नोट करेंगे। दो बेटा क्या है, 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 2 पूरे में इकाई अंक में नहीं है कहीं पे भी, 3 2 नहीं है तो 2 यहां लिख लो, 2 नहीं है तो 2 यहां लिख लो, 3 है कहीं, 3 नहीं है तो 3 यहां लिख लो, 4 है तो 4 लिख लो, 5 है इकाई अंक में 5 है, ठीक है, 6 है 6 है, 7 कहीं है इकाई अंक में, 7 इकाई अंक में है कहीं नहीं है तो 7 इधर लिख लो, 8 है कहीं, 8 भी इकाई अंक में नहीं, ढाई अंक में तो है लेकिन इकाई अंक में चाहिए तो 8 नहीं तो 8 यहां लिख लो, 9 है कहीं पे बेटा, 9 इकाई अंक में यहां लिख लो, 9, ठीक है, बस इतना लिखो। अब देखो जिन संख्याओं के अंत में क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, वहां पे संख्याओं का पूर्ण वर्ग बनने की संभावना रहेगी, पूरी रहेगी। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई बेटा बताओ कि 96 जो है क्या पूर्ण वर्ग बनेगा, अंत में तो 6 है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये संख्या तो नहीं है पूर्ण वर्ग लेकिन संभावना है, अगर आप मोटा देखो संभावना है। और जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 है वो किसी भी हालत में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहां देखेंगे, देखो बेटा पहले दे रखा 3625 दे रखा, इसके अंत में 5 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्योंकि 5 हमारा इसमें है। आगे दे रखा 65,536 दे रखा है, तो बेटा पहले हम देखेंगे मोटा ऊपर से देख लेंगे, अगर ऊपर से कोई संख्या पकड़ में आ जाती है तो वहीं से निकाल के बाहर फेंक देंगे, नहीं तो बेटा फिर तो अपना तरीका रहेगा। तो बेटा 6 है तो 6 जो हमारा क्या है पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर आ रहा है तो हो सकती है ये संख्या, ठीक है। इसके बाद में 2288, ठीक है, 22,288 है, क्या हमारा 8 का इकाई अंक जो है पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत आता है, बेटा पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारी संख्या नहीं होगी, यही सही है। इसका और चौथा देख लेते हैं, तो अंत में कितना 4 है, ऑप्शन डी की जो संख्या अंत में कितना 4 है, 4 जो इकाई अंक क्या है हमारी आने वाली संख्याओं में, बट आने वाली संख्या तो ये हो जाए, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 1 निकल के आ चुका है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता जो हमारे इससे मिलता जुलता होता, इन्हीं के साथ में मिलता जुलता होता तो हम क्या करते उसको, फिर तो एक मतलब उनके वर्गमूल निकाल के हम पता करते, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखो द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है आपका मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल दे रखे हैं, कुछ बच्चों को कम शिकायत थी कि जैसे क्वेश्चन है हिंदी में भी होनी चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में भी होनी चाहिए। तो आपकी जो क्लास शुरू कर रहा था उससे पहले बात चल रही थी मेरी, तो यहाँ पे क्या है जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो हमें ये बताना, अब ये सवाल जो हमें बताना है इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, तो एसएसजीडी में तो आने के चांस है अभी, तो 2008 में आया हुआ, अब 2023 चल रही है, 15 साल हो चुके इस क्वेश्चन का, तो 15 साल बाद लेवल तो इतना हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन का, बोला 3 प्लस के 1/√3 प्लस कितना है 1/3 प्लस √3 माइनस प्लस 1/ कितना है √3 माइनस 3, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक है, ठीक, ये आपका सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखेंगे ये चीज हमारी सॉल्व हो गई तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, बात यहाँ पे अटकी रहेगी सीधी, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 अंश के ऊपर, ठीक है, नीचे भी समान संख्या लेकिन प्लस माइनस का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, तो मतलब पुनः व्यवस्थित करूंगा, तो क्या करूंगा 3 प्लस के 1/√3 प्लस 1/, अब यहां देखें तो संख्या तो एक जैसी है लेकिन क्या प्लस माइनस का सिस्टम है। अगर प्लस माइनस अगर समान नहीं होगा, ये संख्या समान नहीं हो तो एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो मैं क्या करूंगा इसको कि √3 को अगर मैं आगे ले लूं, √3 को आगे ले लूं तो संख्या तो प्लस की है ना दोनों, तो आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा √3 प्लस 3 ले लेता हूं, √3 प्लस 3 ले लिया, और प्लस 1/√3 माइनस के 3, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या है, इनको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में लिख लो या कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका ना एलसीएम लूंगा, तो क्या करूंगा
एक बार तो ये आएगा, एक बार ये आएगा, तो रूट थ्री प्लस के 3 और रूट 3 माइनस के 3। बात आई समझ में? मैंने एलसीएम लिया। अगर मैं इसको इस वाली चीज से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो इससे तो ये वाली चीज खत्म हो गई, तो ये बची, तो इसका मल्टीप्लाई एक से करूंगा तो रूट 3 -3 प्लस का चिन्ह लगा लो। अब ऐसे इससे ये कट गई हमारी, तो इसका डिवाइड इससे होगा, तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, माइनस का 3 ये है और प्लस का 3 है, तो ये आपस में कट गया हमारा। अब क्या बचेगा हमारे पास में इसके लिए कि रूट 3 यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ लिख लो 3 प्लस के 1/√3 प्लस, अब देखो रूट 3 प्लस रूट 3 तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्म दिख रही है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब हम आगे चलेंगे इसको, यहां देखिएगा ना, तो 3 प्लस के 1/√3 प्लस 2√3 अपॉन क्या रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस के 9। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ कि 3 प्लस के 1/√3 प्लस 2√3 अपॉन में 3 में से जब -9 करूंगा तो -6 बचेगा, -6 हो गया। ठीक है, अब मैं 2 से काटूंगा उसको 3 बार कटेगा और √3 से काटूंगा उसको √3 बार कटेगा, तो संख्या क्या हमारी माइनस की बनेगी ना हमारी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या होगा 3 प्लस के 1/√3 और 1/√3, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा ये माइनस का है, ये माइनस का तो माइनस प्लस माइनस हो गया। आप देखो बेटा कि माइनस रूट अपॉन 1/√3 और 1/√3 ये प्लस का ये माइनस तो आपस में कट गया, तो क्या बचा हमारे पास में 3 बचा। क्या हमारे पास 3 बचा। इस चीज को ना मैं यहाँ से भी कर सकता, सीधा कर सकते थे कि यहाँ से इसको अलग से कैलकुलेशन कर दो, ये कर दो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आप इसे और इजी करना चाहते हो और इजी भी कर सकते हो, इसके शॉर्ट स्टेप लेके, ठीक है, शॉर्ट स्टेप जैसे यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट किया है, तो यहीं से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 लिखो, √3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ये कितना हमारा √3 है, तो ये 3 हो जाएगा -9 हो जाएगा बराबर कितना -6 लिखो, और यहीं से इसका सीधी वैल्यू यहाँ पे लगाओ, यहाँ से काट पीट करो, एक दो स्टेप बच जाएंगे। लेकिन आपको मैंने स्टेप टू स्टेप समझाया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है। देखो भाई, बोला कि कक्षा ए में, एक कक्षा में ए तथा बी दो ग्रुप हैं जिनमें से क्रमशः 42 छात्र तथा 28 छात्र हैं। यदि ए का औसत 25 किलोग्राम है और बी का औसत कितना है 40 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत बताना है हमें। संपूर्ण कक्षा का औसत बताना, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो बेटा ए और बी, एक कक्षा में दो ग्रुप है, ए और बी है। ए में जो बच्चों की संख्या वो कितनी है, ए में जो बच्चों की संख्या है कितनी 42 है। बी में कितनी है, बी में आपकी 28 है, 28 है। और इसमें जो छात्रों का औसत है वो कितना है 25 किलोग्राम है, तो इंटू 25 लिख लो। और बी में कितना है 40 किलोग्राम, तो इंटू 40 लिख लो, ठीक है भाई। तो इसका कुल भार कितना हो जाएगा, इसको कुल भार कितना हो जाएगा, इसका ए का कुल भार कितना हो जाएगा 25, यहाँ लिख लो, यहाँ क्वेश्चन है, चलो इसको डाल, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हासिल लगी 5, 50 हासिल लगी 5 और 25 का 100, 100 और 5 105 हो गया, 1050 हो गया। ऐसे इसको करेंगे, 0 का 0 लिख लो, 4 8 32 हासिल लगी 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, ये 11 से 20 इनको जोड़ लो। बोला ना पूरी कक्षा का, तो बेटा क्या हो जाएगा 0 0 0 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2170 हो गई। कुल बच्चे कितने हो गए कि 42 ही हैं और 28 ही हैं, तो 2 8 और 2 10 हो गया, हासिल लगी 1 और 2 और 4 6 हो गया, 6 और 1 7 यानी 70 हो गया, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत बताना मुझे, ए प्लस बी का औसत बताना, तो ए प्लस बी का योगफल कितना ये है और पदों की संख्या कितनी ये है, तो 2170 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2170 अपॉन 70, तो 0 से 0 खत्म हुई, 7 या 21 और 7 एकम 7 यानी 31, तो 31 ऑप्शन नंबर कहीं है, दिख रहा है कहीं, आ गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये बोला कि x अनुपात y बराबर कितना 3:4 है, तो देन 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y बताना है। तो देखो क्या बोला गया है, सबसे पहले देखेंगे कि x अनुपात y बराबर कितना 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या होता है, देखो x यानी x की वैल्यू कितनी 3 है और y की वैल्यू कितनी 4 है। x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी दे रखी 4 दे रखी है। अब हमें बताना क्या है कि 4x प्लस 5y अनुपात कितना 5x माइनस 2y, ये हमें बताना है। तो बेटा x की वैल्यू कितनी 3 है, अब जहां x की वैल्यू रख दो, जहां y की वैल्यू y की वैल्यू रख दो। तो हम क्या करेंगे इसको कि 4x यानी 4 इंटू 3 प्लस के 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो गया हमारा। ऐसे इसको रखेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिख दो, माइनस के 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 लिख दो। तो 4 दिया 12, 12 प्लस के 5 चौक 20, 20 हो गया। अनुपात 5 दिया 15 और माइनस के 2 चौके 8। ठीक है, तो 12 और 20 कितना 32 हो गया। अनुपात 18, 15 से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब 32:7, 32:7 ऑप्शन कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब जो अगला जो सवाल है वो साझा से है, साझा से पार्टनरशिप से सवाल है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इतना तगड़ा आपको दिख रहा है लेकिन दम क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो क्या बोला गया है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 40,500, 45,000 और 60,000 के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपए निकाल लिए, जबकि ए ने 4,500 रुपए और निवेश किए। तब 56,100 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा? सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा ये बताना लाभ में। यानी जो सी का भाग है एक, मतलब सी का जो लाभ है ए के लाभ से कितना अधिक है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ए ने ए और ऐसे लिखो बी और यहाँ लिखो सी। क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हटा लो। देखो ए ने लगाए हैं, मैंने ए ने लगाए 40,500, ए ने लगाए हैं 40,500 लगाए, बी ने लगाए हैं 45,000, सॉरी सी ने लगाए 60,000। अब देखो इसमें जो बी है ना वो फ्रेश है, उसने पूरा लगा के वो शांत बैठ गया, उसने ना निकाला ना डाला। तो पहले बी की कैलकुलेशन कर लो। तो बी ने जो काम किया पूरे 12 महीने के लिए किया। कितने किया? 12 महीने के लिए। ठीक है, तो अगर देखो इसमें कुछ निकाला और डाला नहीं होता तो एक बार में सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पे इनटू समय का मल्टीप्लाई करके सीधा काट देते हैं अनुपात में। लेकिन यहाँ पे क्या है, चीजें कुछ डिफरेंट बना दी है। बड़ा 0 0 0 3 0 3 0 लगा दो और 12 5 60 8 लगी 6 और 12 चौक 48 48 और 6 48 और 6 कितना जाएगा 54, यानी 5,40,000। इसकी जो वैल्यू बनेगी पूरी साल की जितनी बनेगी। इसने क्या किया है, इसने 6 महीने बाद क्या किया, इसने 6 महीने बाद क्या किया, सी ने 15,000 रुपए निकालने 6 महीने बाद। तो बेटा क्या करेंगे 15,000 रुपए निकाले 6 महीने, तो 6 महीने तो यही राशि चलेगी, 6 महीने यही राशि चलेगी। 6 छंग 36 कितना जाएगा 1 2 3 4, ये 4 जीरो हो गए। अब 15,000 निकाले हैं, 15,000 निकाले तो कितना हो गया 45,000 हो गया। तो 45,000 आप जो काम करेगा 45,000 जो राशि काम करेगी वो अगले 6 महीने के लिए काम करेगी। तो इंटू कितना 6, यानी साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने तो 60,000 काम किया उसने, फिर 15,000 निकाल लिया तो कितना आ गया हमारा 45,000 उसकी पूंजी रहेगी। तो 45,000 6 महीने के लिए लगी है तो कितना हो जाएगा 1 2 3 0 6 35 हासिल लगी 3 और 6 24 27, यानी 2,70,000 रुपये हो गया। तो अब जो सी की जो कुल पूंजी कितनी लगेगी इसको इसमें ऐड कर दो तो 2,27,000, सर 2,70,000, 0 0 0 और 0 7 6 13 से लगी 1 3 2 5 और 6, ये हो गया। ठीक है भाई, यानी 6,30,000 सी की पूंजी है। अब देखेंगे ए ने क्या किया, ए ने 6 महीने के लिए तो यही लगी रही, 6 महीने के तो ये लिए यही रही और 6 महीने बाद क्या हुआ उसने
4,500 में और मिलाए तो 6,000 तक 6 महीने के लिए कितनी पूंजी रहेगी, तो देखो बेटा 0 0 0 होगी हमारी, 6 5 30 तो आगे 0 30 का 30 हो गया और 6 चौक 24 यानी 2,43,000। अब अगली बार उसने क्या किया 4500 में, यहाँ लिख लेता हूं मैं 40,500 में क्या किया 4,500 और ऐड किए। तो बेटा जब ऐड किए तो 0 0 5 और 5 10 हासिल लगी 4 और 1 5 हो गया और ये 45,000। अब उसकी पूंजी कितनी हो गई, अब यहाँ पूंजी आ गई 45,000, 45,000 पूंजी आ गई उसकी, एक ही पूंजी कितनी होगी 45,000 होगी। अब दो 6 महीने तक तो यहाँ तक इतनी पूंजी बन गई उसकी। अब 6 महीने बाद कितनी पूंजी काम करेगी 45,000 पे काम करेगी, तो 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 कितना 2,70,000। तो 2,70,000 में इसमें ऐड कर दूंगा, 2,70,000 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना 0 0 0 3 7 4 11 से लगी 1 2 2 2 4 1 5 यानी 5,13,000। अब मैं क्या करूंगा इनका जो अनुपात निकालूंगा, इनका क्या करूंगा अनुपात निकालने की कोशिश करूंगा। बेटा देखो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे हमारी, ठीक है 3 0 से 3 0 कटेंगे हमारी। अब कुछ कट रहा है 3 4 5 9 5 4 9 9 से कट रहा है हमारा 9 9 छिंग 54 9 पंजे 45 9 पंजे 45 बचा कितना 6 9 7 63 57 हो गया और 9 छिंग 54 यानी 60 हो गया और 9 7 63 यानी 70 हो गया। ठीक है अब ये यहाँ पे कुछ कट रहा है यहाँ पे नहीं कट रहा, तो ए का अनुपात जो कितना है, ए का अनुपात कितना 57 है, बी का अनुपात 60 है और सी का अनुपात 70। ठीक है अब इनको अनुपात की योग निकालने की कोशिश करें तो अनुपात योग कितना हो जाएगा 7 7 हो गया। अब देखो 5 और 6 11 11 और 7 18 यानी 187 हो गया। अब बोला क्या है 187 में जो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, पूरा पूरी साल का जो लाभ है 5 है 5 लाख सॉरी 56,100 है, पूरी साल का जो लाभ है वो 56,100 है। तो यानी 187 जो है इनका पूरा अनुपात है, तो इन पूरे अनुपात की वैल्यू कितनी है 56,100 है। अब क्या बोला कि जो सी का जो लाभ है वो ए के लाभ से कितना अधिक है, सी का जो लाभ है वो ए के लाभ से कितना अधिक है, भाई पूंजी इंटू समय का जो अनुपात रहेगा वही लाभ का अनुपात होता है, उसी से लाभ का अनुपात निकालते हैं। तो हमारा जो सी का अनुपात है वो ए के अनुपात से कितना बड़ा है। अब ये ए का अनुपात कितना 57 है और सी का कितना 70 है, तो 70 और 57 का अंतर कितना 13 हो गया, तो 13 से करो से तो 56 कितना 56 हमारा 110 हो गया 56,100 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 56 इंटू 13 बटे 187। सो काटेंगे तो 2 बटा 3 से कटेगा, 3 7 21 हाथ से लगी 2 और 3 8 24 24 तो 26 हाथ से लगी 2 और 3 कम 3 तो 5 यानी 3 बार कट गया 300 हो गया और 13 3 39 यानी 3,900 रुपए अंतर है किसका सी और ए का। ठीक है कितने का अंतर है, इतने का अंतर है। ठीक है भाई आगे बढ़ते अगला सवाल बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 60 का कितने प्रतिशत 540 है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ बच्चे फंस जाते हैं, तो इनको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा अभी। ठीक है कैसे करना है इसको, देखो पहले इसका बेसिक बताऊंगा फिर इसका शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है छोटा सा क्वेश्चन है, उसका तो बेसिक भी छोटा ही होगा लेकिन इसका शॉर्ट भी बहुत अच्छा होगा, मतलब कंसेप्ट समझने वाली बात रहेगी। कि मैंने पहले बोला कि 60 का कितने परसेंट 540 है, 60 का कितने परसेंट 540 है, तो 60 का x परसेंट कितना है 540 है। तो मैं ऐसे लिख के क्या इसका बेसिक तरीके से निकाल सकता हूं इसको। तो बेटा 0 से 0 खत्म हुआ 5 9 54 9 54 90 हो गया, 90 हो गया, क्या हो गया 0 तो कटा है नहीं, 0 नहीं कटा, सही तो है भाई। देखो ये 10 का इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 x बराबर कितना हो जाएगा 900% हो जाएगा, कितना है 900% हो जाएगा, 900% हो जाएगा। ठीक है ये चीज रही। अब ये तो x मान के हो गया, अगर आपको सीधा सीधा करना है सीधी कैलकुलेशन में तो पहचानेंगे कैसे कौन सी संख्या ऊपर रखनी है कौन सी नीचे रखनी है। तो जब दो संख्या सवाल में दे रखी हो परसेंटेज पूछा हो तो जिसके पीछे का या के लगा हो उसको हम मूल संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं मूल संख्या मानते हैं, और मूल संख्या क्या होती है हमेशा नीचे आती है। जैसे 60 का कितने परसेंट 540 है, 60 का कितने परसेंट 540 है, तो 60 का यानी जो दो संख्याओं में जो का जो किसके पीछे लगा है 60 के पीछे लगा है, तो 5 2 60 के आगे नीचे आ गया हमारा, ऊपर कितना हो जाएगा 540
और परसेंट लगाने के लिए इंटू 100 करो। बेटा क्या करोगे, 0 0 खत्म हुई, 9 6 से काटोगे इसको 9 बार, और 9 इंटू 100 बराबर 900 हो गया। तो ये हमारा 900% हो जाएगा। बात है समझ में, इतनी छोटी सी बात थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि जयपुर से एक रूबी पत्थर को 1600 रुपए में खरीदा गया। रूबी पत्थर से अंगूठी बनाने में 2400 रुपए खर्चा हुआ, यानी बेटा जितने पत्थर नहीं है उतने खर्चा हो गया, 2400 खर्चा हो गया। इसे 7800 में बिक्री के लिए बॉम्बे में विज्ञापित किया गया। भाई बॉम्बे में इसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि इसकी जो बिक्री है इस अंगूठी की 7800 है। यदि इस पर 10% छूट दी गई तो बताइए कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये बताना है। तो बेटा देखो क्या था, पत्थर हमने कितने खरीदा, 1600 खरीदा। कितने, 1600 पत्थर खरीदा। इसमें हमने लागत कितनी लगाई, अंगूठी बनाने, उस पत्थर की अंगूठी बनाने लागत कितनी लगाई, 2400 रुपए। तो हमें जो अंगूठी है वो कुल कितने की पड़ी, अंगूठी की जो लागत रेडियो को कितने की पड़ी। तो आप बोलोगे इनको जोड़ दो, तो क्या करेंगे, इसको 0 का 0 हो गया, 0 का 0 हो गया, 4 6 10, हाथ से लगी 1 2 और 1 3 1 4, यानी 4000 रुपये कुल लागत पड़ी, यानी इसको बोल सकते हैं सीपी। अब आपने क्या किया, एमआरपी कितना बोला, एमआरपी कितना बोला आपने, 7800 बोला। लेकिन आपने साथ में डिस्काउंट भी दिया, कितना, 10% डिस्काउंट दिया है, 10% देंगे ना, ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो इसका जो एसपी होगा परसेंट के फॉर्म में देखा जाए तो 10% डिस्काउंट है तो 90% पे बिकेगा, 90% बिकेगा, ठीक है। अब देखो 7800 का क्या करोगे आप, 90% निकालो भाई, विक्रय मूल्य तो, अब विक्रय मूल्य पे ही तो लाभ निकलेगा, विक्रय मूल्य से तो लाभ को देखेंगे कि मतलब या एमआरपी से देखेंगे। भाई हमेशा विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाओ, ये तो लाभ पता चलेगा। और क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य घट जाए तो हानि हो रही है सीधी सीधी। तो क्या होगा, देखो 90% क्या निकालूंगा, 7800 को 90% अपन 100 करेंगे, 0 0 खत्म हुई हमारी, तो 0 लगा लो, 9872 5 लगी 7 और 9 7 63 63 7 70, यानी 7020 का आपको बिका। वो कितना बिका है, 7020 का बिका है। अब आपने क्या किया, 4000 का तो ये बना था, 4000 का बना था। तो क्या हुआ, जो हमारा क्या है सीपी हमारा कितना है, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इसका अंतर निकालेंगे। तो -4000 करोगे कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे 3020 हो जाएगा। कितना, 3020 हो जाएगा भाई। 0 0 2 से करा, ये 2 हो गया 0 और 7 और 4 की तो 3 हो गया। अब बेटा क्या होगा, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है बेटा, पी मतलब प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का, 3020 का है, 3020 का है, अपॉन क्रय मूल्य कितने का पड़ा था, मुझे 4000 का पड़ा था, 4000 लगा दो इंटू 100। बेटा 0 0 खत्म हुई, 1 0 0 खत्म हुई हमारी, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 7 28 बचा कितना, 2 22 हो गया, और 4 5 20 बचा कितना, 2 पॉइंट लगा के 0 हो गया, 4 5 20, 75.5% का क्या उसे लाभ हुआ। बेटा तगड़ा ही लाभ कमा रहा है वो, 75.5% का, ठीक है भाई। आप भी ऐसे करो, अंगूठी का ऐसे कारोबार डालो आराम से, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कमा लो भाई, 75% बहुत प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आदमी तो 2% प्रॉफिट के लिए मर जाता है, लेकिन यहाँ 75.5% प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखो बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे कि बोला कि 10% 20% तो 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर, यानी एकल छूट बताना हमें, इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, तो 10% है, कितना है, 10% है, 10% है, ठीक है, 10% है, और कितना है हमारा, 20% है, और कितना है, 40% है। बेटा 10% छूट दी जा रही तो वस्तु कितने बिक रही, 90% बिक रही है। उसके बाद में 80% बिक रही है ऐसी, और 40 की दी गई तो 60% की बिकेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, 100 इंटू 90%, 90/100 इंटू 80/100 इंटू 60/100, ठीक है। इन सभी को क्या करूंगा मैं, 100 में से माइनस करूंगा, ठीक है। इतना करने पर मुझे क्या पूरा, मुझे एकल छूट यानी सिंगल एक डिस्काउंट निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, 0 0 करी हमारी, 1 2 1 2 गया हमारा, फिर 1 से 1 गया हमारा, तो 8 6 48, 48 इंटू 9 करूंगा जब मैं, 48 इंटू 9 करूंगा तो 9 8 72, 8 से लगी 7 और 9 जो 36 36 और 7 कितना है, 36 7 43 यानी 432 बट्टे 10, यानी 10 ये बचा हुआ तो इक्वल टू 43.2 आ गया। अब 100 माइनस के 43.2 जब करूंगा मैं, कितना है बेटा, इसको 44 मान लो, 44 मान लो, कितना हो जाएगा, 100 में से 44 जाएंगे, कितना बचेगा, 56 बचेगा, 56
और 56 अब ये 2 हटा दो 0.8, 56.8 ऑप्शन कहीं है तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपको सही हो जाएगा कि ऑप्शन सी 56.8 ये इसका सिंगल डिस्काउंट है या एकल छूट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि 49 किलोग्राम चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। 49 किलोग्राम चाय है उसमें क्या है जो एक मिश्रण है वो असम और दार्जिलिंग का 5:2 है। असम और दार्जिलिंग की चाय के अनुपात को 2:1 करने के लिए दार्जिलिंग चाय की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलानी चाहिए। पहले इसका बेटा थोड़ा सा शॉर्ट बताऊंगा फिर वेरी शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है, तरीका जो है ठीक है, आप इसको एक्स वगैरह मान के तो आराम से कर ही सकते हो, करते भी हो। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास में, यह देखेंगे कि ये असम की चाय है, ये दार्जिलिंग की चाय है। इसका अनुपात कितना 5 कितना है 2 है, 5:2 है। अब कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। ठीक है, 2:1 होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मुझे ये असम वाली चाय ना तो मैं निकाल रहा हूं और ना मैं डाल रहा हूं इसमें मैं डाल रहा हूं चाय। ठीक है, तो कंडीशन ये तो दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे दोनों की बराबर रहेगी, दोनों जगह बराबर रहेगी नहीं रहेगी भाई। पहले वाले मिश्रण में भी इसकी वैल्यू बराबर रहेगी, दूसरी वाली रहेगी, तो बराबर रहेगी। तो मैं क्या करूंगा इनको बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो इसका जो एलसीएम निकालूंगा तो 5 और 2 का एलसीएम कितना 10 आएगा। अब मैं इनको दोनों को 10 की वैल्यू में रखने की कोशिश करूंगा तो इसको बेटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, होगा नहीं होगा 2 पंजे 10। अब इसको क्या करूंगा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बनेगा। बात आ रही समझ में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बनेगा। अब ऐसे मैंने इसको जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया, यानी पुराने अनुपात में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो कितना 4 हो गया। और नए वाले अनुपात में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ ही 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया मेरा 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, बात है समझिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कितनी पहले कितनी 4 यूनिट थी, पहले कितनी थी 4 यूनिट। देखो कैसे, यहाँ पे 10 यूनिट पहले है, अब भी 10 यूनिट है। पहले कितनी 4 यूनिट थी, अब कितनी बेटा 5 यूनिट हुई, 5 यूनिट हो गई। कितनी होगी 5 यूनिट हुई। तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। कितनी यूनिट की वृद्धि होगी 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। जब 1 यूनिट की वृद्धि हुई है कितनी यूनिट पे हुई है तो बेटा पहले कितने 10 यहाँ थी 4 यहाँ थी, तो बेटा 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी थी। टोटल मिश्रण कितने का 49 किलोग्राम का था, तो 49 किलोग्राम लिख लो। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे भाई, एक की तो कर रहे हो, एक ही तो बढ़ा रहे हो, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 49/14 करोगे तो 14×42 बचा कितना 7 बचा, पॉइंट लाख 0 हो गया, तो पॉइंट लाख 0 हो गया तो 70 हो गया, 14.70 यानी 3.5 kg इसमें वैल्यू इसमें बढ़ानी पड़ेगी इस वाले। ठीक है भाई, अब तो ये तो रही यहाँ की चीज। अब थोड़ा सा और शॉर्ट देखते हैं, ये तो शॉर्ट था, इससे भी और शॉर्ट देखेंगे। शॉर्ट क्या देखेंगे, जैसे यहाँ देखो ये असम है, ये दार्जिलिंग है, ये कितना है 5:2 है। कितना 5:2 है। अब ये टोटल मिश्रण कितने का है 49 किलोग्राम का है, 49 किलोग्राम का है ना। तो ये 5:7 यानी टोटल यानी यूनिट कितनी बननी 7 बननी है। तो 7 का अगर मैं डिवाइड करूंगा 49 में तो 7 बार जाएगा, तो 7 पंजे 35 यानी 35 किलोग्राम की तो ये है। असम जो है 35 किलोग्राम की है और 7 दूनी 14, दार्जिलिंग जो है ये 14 किलोग्राम की है। ये 14 किलोग्राम की है, यानी असम जो है 35 किलोग्राम की है और दार्जिलिंग क्या है 14 किलोग्राम की है। ठीक है, अब यहां से जो असम जो बनेगी और वो जो नया अनुपात बनेगा कितना 2:1 बनेगा, 2:1 बनेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब समझेंगे कि पहले क्या था, हमें ऐसा कुछ करना है कि मेरी ये वाली चाय ना असम वाली चाय दुगनी रहे दार्जिलिंग वाली से। मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, इसमें क्या ऐड करूं ऐसा जो मेरे ये 35 जो है ना वो दुगना हो जाए, यानी या फिर ऐसा कह सकते हो 35 का आधा कितना होगा बेटा, 35 का आधा कितना हो जाएगा 35/2 जब लिखोगे तो बेटा कितना होगा 17.5 होगा। कितना 17.5 हो जाएगा। अब 17.5 जो है 14 से कितना बढ़ा तो आप बोलोगे 3.5 बढ़ा है। कितना 3.5 kg है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे पे आप इसको देख सकते हो, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। अगर समझ में आ गया तो कोई भी ना एलसीएम निकालने की जरूरत है, ना मासा निकालने की जरूरत है, ना एक्स लगाने की जरूरत है, ना कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा फंडा ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे। बोला है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि ए एक काम को 105 घंटे में तथा बी उसी काम को 40 घंटे में कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर वो काम एक साथ कितने घंटे में कितने समय पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो क्या बोला है, ए जो कर रहा है वो कितना कर रहा है 105 घंटे में कर रहा है, बी कर रहा है कितना 140 घंटे में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है 140 घंटे में कर रहा है। तो मैं इसको जो एलसीएम निकालूंगा, इन दोनों का एलसीएम निकालू, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा,
105 और 140 का एलसीएम कितना है? 420 आ जाएगा। कितना? 420 आ गया। ठीक है, 420 आ गया। अब जो इसको जो देखें तो कितना, ए की क्षमता कितनी? 4 आएगी। ए की क्षमता कितनी आएगी? 4 आएगी। बी की क्षमता कितनी? 14 42, यानी बी की क्षमता 3 आएगी। दोनों 1 घंटे मिलकर कितना काम कर रहे हैं? दोनों 1 घंटे मिलकर 7 काम कर रहे हैं। मुझे काम कितना कराना है? 420 काम कराना है। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे बटे 420 बटे 7 करूंगा मैं, तो 7 6 42, यानी दोनों मिलकर क्या 60 घंटे में वो काम पूरा करेंगे। दोनों मिलकर वो काम जो है 60 घंटे पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला है कि एक समान क्षमता वाले 9 नल एक पानी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट में भर सकते हैं, तब उतनी ही क्षमता के कितने नल उसे 15 मिनट में भर सकते हैं? 15 मिनट में भर सकते हैं। तो देखो बेटा क्या बोला है कि समान क्षमता के 9 नल जो हैं, बेटा बोला पढ़ाना आपने एमडीएस वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ठीक है। तो 9 नल जो है 9 नल जो है कितना 20 मिनट में भर सकते हैं। और समान क्षमता वाले उतने ही क्षमता के पानी, यानी वही टंकी है, उसको अगर मुझे भरना है 15 मिनट में भरना है, तो कितने नल इसको भरेंगे? बेटा काटो से, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो इसको 5 बार, 5 चौक 20, यानी 4 3 12, यानी 12 नल जो है उसको भर देंगे 15 मिनट में। ठीक है भाई, 12 मिनट में 12 नल भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बोला है कि 36 मीटर प्रति सेकंड की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 36 मीटर प्रति सेकंड। तो आप क्या करोगे कि 36 मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर में जब लेके जाते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं 18/5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 करेंगे इसको हम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटो भाई से, 5 कितना हो जाएगा 5 7 35, और बचा कितना 1 पॉइंट लगा के 0 हो गया, 10 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 18 दूनी 36 पॉइंट मारा क्या, ठीक है 18 दूनी 36 हो गया हमारा, और 18 सत्ते 126, 126 और 3 129, यानी 129.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी। बहुत ही आसान से सवाल है और काफी सिलेक्टेड सवाल है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बोला कि 16 क्या है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 मीटर है। और यदि यह रेलगाड़ी पटरी की एक तरफ लगे पेड़ को पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब आपको 2 चीज दे रखी है कि रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 125 मीटर है, यानी रेलगाड़ी जो 30 सेकंड में उसे पार कर रही है, तो यानी 30 सेकंड वो 125 किलोमीटर दूरी को कवर कर रही है, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बतानी है। बेटा पहले हम एक निकालेंगे 1 सेकंड में कितना चल रही है वो। बेटा 125 मीटर की दूरी जो है कितना चल रही है वो 30 सेकंड में पार कर रही है, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। और मैं किलोमीटर प्रति घंटे निकालना तो इंटू 18/5 करोगे। ठीक है, 5 से काटो उसे 25 बार, ठीक है, फिर 6 से काटो उसे 6 5 30 और 6 3 18, फिर 5 से काटो उसे 5 बार और 5 3 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यानी बहुत ही आसान और बहुत ही धीमे धीमे चल रही है ट्रेन, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बहुत स्लो चली है, यानी इतना तो साइकिल भी चल जाती है। ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, नाव नदी का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, देखेंगे इसको। शांत जल में एक नाव जो है धारा की गति का अनुपात, नाव तथा धारा की गति का अनुपात कितना 16:3 है। यदि नाव एक निश्चित स्थान पर धारा की दिशा में जाने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लेती है, तो वह वापस आरंभिक बिंदु तक आने में कितना समय लेगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मतलब अच्छे से लेवल का सवाल है अपने देखा जाए तो, लेकिन अगर आ गया तो आपको मतलब कुछ भी नहीं है, आप ऐसे आसानी सॉल्व कर सकते। कैसे करेंगे इसको, देखो मान लो जो उनका जो नाव का यानी नाव अनुपात धारा का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 16:3 दे रखा है, 16:3 दे रखा है, कितना दे 16:3 दे रखा है। तो मैं नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे मान लेता हूँ, धारा की चाल क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटे मान लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और समय जो दे रखा है वो समय कितना दे रखा है 2 घंटे और 10 मिनट दे रखा है। अब 2 घंटे तो सही है, अब मैं 10 मिनट को कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 10/60 लिखूंगा, घंटे में चेंज करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चाल चलेगी, तो क्या करेंगे 0 0 खत्म होगी, यानी कितना हो जाएगा 2 से 1/6 ऐसे लिख सकते हो।
या 6 दूनी 12, 12 12 और कितना हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 12 13, यानी 13/6 हो जाएगा, 13/6 घंटे। अब मैं जो वैल्यू पुट करूंगा यहीं से सीधी सीधी पुट करूंगा, ठीक है। अब देखो जो जाने में जो समय लगेगा, जाने में जब कोई भी एक यहां से मान चलो कि ये ए बिंदु है, यहां से दिख रहा है ना, ए बिंदु है और यहां से बी बिंदु तक जा रही है नाव। अब ये यहां से ए से बी की बिंदु जा रही है और धारा की चाल क्या इस तरह से है, इस तरफ है और इस तरफ भी नाव जा रही है, तो इस तरफ नाव जा रही है तो क्या हो रहा है बेटा कि नाव की चाल तो अपने आप में रहेगी 16 किलोमीटर प्रति घंटे और प्लस में धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, धारा भी तो अपने आप बहा के ले जाएगी। अगर धारा जब बह रही हो उसमें आप किसी एक चीज स्थिर चीज को छोड़ दो, धारा के हिसाब से तो चलेगी चीज, तो यहाँ पे चाल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, तो चाल कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अब समय कितना लग रहा है इसमें, समय लग रहा है हमारा कितना लग रहा है 2 घंटे 10 मिनट लग रहा है, कितना 2 घंटे 10 मिनट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो 2 घंटे 10 मिनट में दूरी निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, दूरी निकालेंगे यहाँ से दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है बेटा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। बेटा चाल कितनी हमारी 19 है भाई, चाल हमारी कितनी होगी 19 हो गई भाई, 16 तो नाव की थी और 3 धारा की थी, तो 16 3 19 हो गया। चाल इंटू समय, समय कितना हमारे पास है 13 सही 13/6, 13/6 समय हमारा, ठीक है, ये हो गया समय। अब इतनी दूरी हो गई, अब वापस आने के लिए कितना समय लेगी, वापस आने के लिए कितना समय लेगी, वापस आने के लिए कितना समय लेगी, तो वापस जब आएगी तो दूरी तो समान रहेगी ना भाई, यहां से यहां तक लौटेगी तो समान रहेगी। अब दूरी भी है, अब चाल जो रहेगी, अब वापस आने दीजिए, हम वापस का लिख लो, वापस आने के लिए, वापस आने की कंडीशन क्या है, जो चाल रहेगी वो चाल कितनी रहेगी, चाल यहां से तो 16 की इसकी धारा 16 की नाव की चाल है, 16 की नाव की चाल है और धारा की चाल कितनी है 3 है, धारा की चाल 3, तो जब विपरीत चलेगी तो माइनस हो जाएगी, है ना, माइनस, तो चाल कितनी हो जाएगी 16 में जब 3 जाएगा तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटे। और समय कितना हमें बताना है और दूरी कितनी होगी हमारे पास, दूरी कितनी होगी हमारे पास में 19 इंटू 13/6। अब हमें क्या होता है ना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी कितनी है हमारे पास में 19 इंटू 13/6 अपॉन में 13, अपॉन में 13 हो गया, ठीक है भाई, अपॉन में 13 हो गया। अब इसको करेंगे क्रॉस करेंगे, इसके नीचे एक ले लो, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, तो 19 इंटू 13 बटे 6 इंटू 13, अब 13 खत्म हुआ, अब क्या बचा हमारे पास में 6, 19/6 बचा हमारे पास में, 19/6 बचा ना, 19/6, इसको थोड़ा लाइन खींचो अलग हो जाएगा, ठीक है, 19/6 बचा। अब 6 दिया 18, 1/6, 6 सही 1/6। अब वो 3 तो हमारा 3 से 1/6 है, तो 3 तुम्हारा 3 घंटे हो गया। अब 1/6 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/6 को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा इंटू 60 करूंगा मैं, तो 6 दाड़े के 60 यानी 10 से कम 10, यानी 3 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा, 3 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 घंटे 10 मिनट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यानी साधारण ब्याज क्या है उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी हो तो प्रति वर्ष दर क्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यानी मैं बोल रहा है कि जिसका जो समय है वो दर से आधा है संख्यात्मक रूप में, यानी अगर दर हमारी 10 है तो समय हमारा 5 है, अगर हमारी जो दर हमारी 100 है तो उस वर्ष हमारी 5 है, यानी 50 है, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये दे रखा है आपको साधारण ब्याज उस राशि का देखो, अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे इसको आपको ना कंसेप्ट समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो क्या बोला है, SI बराबर क्या है, SI बराबर उस राशि का, राशि यानी P मानो P का 8/25 है, 8/25 है। तो समझेंगे इस चीज को, मैं इसको अभी बता रहा हूँ, फिर ना आगे जो सवाल होंगे, आगे जो क्लास चलेंगे उसमें डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको कि P को मैं इधर लूंगा तो SI बटे P मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड में जाएगा, P SI बटे P बराबर 8/25 हो गया हमारा, 8/25, ठीक है।
अब देखो SI कितनी है 8 है और P कितना 25 है, तो P बराबर ऐसे लिख लेंगे। देखो SI कितना 8 है और P बराबर 25 है, तो आगे वाले जो सवाल होंगे वो सीधे सीधा मैं इसमें लिखूंगा P हमारा 25 है और SI हमारी 8 है, T हमारा ये है, R हमारा ये है, या ये चीज वो है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, मैंने T मान लिया, मैंने कितना 2x मान लिया, T मैंने 2R मान सॉरी T क्या हो R मान लो, R मैंने मान लिया कितना 2x मान लो 2x, ठीक है। और t कितना t इसका आधा, तो ये x हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे कि ऐसा ही बराबर क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। हम क्या करेंगे कि p कितना हमारे पास 25 है, 25 इंटू r कितना हमारे पास है 2x है, 2x इंटू t कितना x है अपॉन 100 बराबर कितना है, ये हमारा ऐसा ही कितना 8 है, तो 8 लगा दो। 25 का 100 उस घाटे इसको 2 बार और 2 अट्ठे 16, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 हो गया। इसको हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा बराबर 4, यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 4 आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब बोला क्या है, हमें r की वैल्यू बतानी है कि दर कितनी है। तो दर कितनी बेटा 2x है, दर कितनी 2x है, 2x को करेंगे तो 2 इंटू जब 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी दर कितनी है 8%। दर कितनी है 8%। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या बोला गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है कि एक धनराशि को एक वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, यानी एक वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक होता है, तो ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता। तो उधार दी गई धनराशि में बतानी है। तो सवाल में क्या बोला गया है कि अगर किसी राशि को 18% की दर से दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से एक साल के लिए, बेटा एक साल के लिए अगर दे रहे हो आप चक्रवृद्धि ब्याज दो या साधारण दो, तो वो तो बात रहेगी एक ही रहेगी। लेकिन क्या बोला गया है कि अगर उसको अर्धवार्षिक अगर ब्याज कर दें, अर्धवार्षिक अगर उसका मतलब ब्याज का उसका प्रारूप बना दें तो हमें 324 रुपये अधिक मिलेंगे। तो हमें वो प्रिंसिपल बताना है, यानी हमें मूलधन बताना। तो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे समझे इस चीज को कि आर कितना हमारे पास में 18% है, आर कितना हमारा 18% है, ये वार्षिक है, कितना वार्षिक है। अगर मैं इसको अर्धवार्षिक करता हूँ, हाफ ईयरली करता हूँ, अर्धवार्षिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे आर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, आर 9 हो जाएगा, टी कितना 2 हो जाएगा, ठीक है टी कितना 2 हो जाएगा। तो इसको जब निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इसको इसकी जो ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस के 9 ऐसे निकाल सकते प्लस के 9 इंटू 9 बटे 100, ठीक है 9 9 18 और ये क्या हो जाएगा प्लस के 9 9 81 81 बटे 100 करेंगे, 81 बटे 100 का तो 0.81 हो जाएगा हमारा बराबर 18.81, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ब्याज निकालूंगा, मैंने क्या बोला साधारण ब्याज निकालो या कैसी ब्याज निकालो, मैं 100 पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कि 100 पे 18% की वैल्यू निकालो तो 18 ही आएगी, 18 आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ पे अंतर कितने का 0.81 का अंतर आ रहा है, 0.81 का अंतर आ रहा है, और वैसे निकलेगी 18 रुपये ब्याज निकलेगी, 18 रुपये ब्याज निकलेगी, है ना। तो 18 और 81 18.81 का अंतर कितना आ रहा है 0.81 आ रहा है, 0.81। जब 0.81 है तो मूलधन हमारा कितना 100 है, मूलधन हमारा कितना 100 है। अब जब 324 का अंतर आ रहा है, 324 का अंतर आ रहा है तो मूलधन कितना होगा, तो 100 इंटू 324 बटे 0.81, ठीक है 0.81 हो गया भाई। दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ गए हमारे, तो 4 एकम 4 और 8 चौक 32 यानी 4 बढ़ गया 400, और 400 इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा 40,000। तो मूलधन हमारा कितने था, वो हमारा 40,000 था, कितना 40,000। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल बोला एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है 4√2 है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी 4√2 है, और तब दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, ठीक है, ठीक है। इसका जो विकर्ण है वो कितना 4√2 है, इसका जो विकर्ण है कितना 4√2 है, 4√2 है। अब इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से इसका दुगुना है, ठीक है। तो मैंने बड़ा बनाया वर्ग भाई, थोड़ा कोना कोना निकला मैनेज कर लेना। अब देखो विकर्ण कितना हमारे पास है, पहले वाले वर्ग की बात चल रही है, पहले वर्ग की बात चल रही है, तो विकर्ण हमारे पास में विकर्ण हमारा कितना है 4√2 है, 4√2 है। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा इसका 4 तक 16 हो गया,
ठीक है 16 हो गया। लेकिन आप समझेंगे ये कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है तो दूसरा वाला ये है इसका दुगुना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 32 हो गया, 32 हो गया इसका क्षेत्रफल, 32 हो गया नहीं हो गया। अब मुझे इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, मुझे इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे बेटा क्षेत्रफल कितना है, दूसरे वाले की बात चल रही है, दूसरे वाले की बात चल रही है, तो क्षेत्रफल है इसका 32 है, 32 है, तो इसका जो भुजा निकलेगी, भुजा निकलेगी क्या हो जाएगी, भुजा निकालेंगे क्या होता है, क्षेत्रफल से भुजा निकालते हैं तो क्षेत्रफल का रूट लग जाता है, ठीक है। ये कितना जाएगा 16 रूट 2 लिखेंगे इसको, 16 इंटू 2 रूट में लिखेंगे तो 4 तक 16, ठीक है, और रूट में 2, ये इसकी क्या होगी हमारी भुजा आ गई, भुजा आ गई। और विकर्ण कितना होता है बेटा, विकर्ण कितना होता है, विकर्ण क्या होता है बेटा, भुजा रूट 2 होता है, क्या होता है भुजा रूट 2 होता है, भुजा रूट 2 हो गया। जब भुजा रूट 2 हो गया हमारा तो इसको निकालो 4 रूट 2 इंटू रूट 2, तो बड़ा कितना हो गया बेटा 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा 8 होगा, क्या होगा इसका विकर्ण कितना होगा 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये रही आज की क्लास, यहाँ तक आज की क्लास समाप्त होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट हो या कोई शिकायत हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी दी गई है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और ठीक है, बाकी आप सब जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लास रेगुलर चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट होना है, बेटा चैनल सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा, वहां से इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, तो सारी चीजें वहां पे अपडेट होती रहती हैं, तो सभी क्या मिलता रहेगा आपको। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, आप तैयार रहें। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया, कोई नहीं, लेकिन आपको क्या है, आपको सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो सभी को धन्यवाद, जय भारत, जय।